Students, today we start with chapter 3rd, Principles of Management. Henry Fayol has given 14 principles of management. हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के, वो हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं. फर्स्ट है डिवीज़न ऑफ लेबर. डिवीज़न ऑफ लेबर मीन्स सब डिवीज़न ऑफ वर्क अमंग नंबर ऑफ पर्सनस. डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि हमने काम को डिवाइड कर देना है अलग अलग पर्सनस में. The purpose of division of labor is to drive the benefit of specialization which increases the efficiency of each employee. जो division of labor का purpose क्या है कि हमने specialization का benefit लेना, मतलब जो person जिस चीज़ में expert है हमने उसको वो काम दे देना है ताकि हर एक employee की efficiency बढ़ जाए और हमें better performance मिल सके. नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी होती है पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपकी जो ड्यूटी है. अथॉरिटी इज़ अ पावर विच अ मैनेजर ड्रॉज बिकॉज ऑफ हिज ऑफिशियल पोजीशन. अथॉरिटी क्या एक पावर है जो मैनेजर यूज़ करता है अपनी ऑफिशियल पोजीशन के तौर पे. इट गिव्स हिम राइट टू गिव ऑर्डर्स टू इट्स सबॉर्डिनेट्स. तो ये क्या करता है, इसके पास राइट है कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को, मतलब जो उसके नीचे काम कर रहे हैं उनको ऑर्डर्स दे सके. टेक डिसीजंस ऑन वेरियस मैटर्स, अलग अलग मैटर्स पे वो डिसीजन ले सके. एंड यूज़ रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ कर सकें. एंड डायरेक्ट द बिहेवियर ऑफ सबॉर्डिनेट्स, और सबॉर्डिनेट्स को उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंगली उनको डायरेक्ट दे सके, डायरेक्शन दे सके, मतलब उनको गाइड कर सके. और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी क्या हो गई पावर, वो क्या क्या यूज़ कर सकता है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें कर सकता है. और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, on the other hand, responsibility refers to as the accountability with regard to performance of functions and achievement of goals. और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उसने देखना है कि जो भी परफॉर्मेंस है वो उसके जो काम है वो अकॉर्डिंगली हो रहा है, और जो बिजनेस का गोल है वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा. ठीक है, मतलब वो उसकी ड्यूटी है कि उसने चेक करना है कि परफॉर्मेंस हो रही है और अचीवमेंट गोल की हो रही है कि नहीं हो रही. नेक्स्ट है डिसिप्लिन. डिसिप्लिन आप सबको पता ही है क्या है. डिसिप्लिन इज एन सेंस ओबीडियंस, एप्लीकेशन, एनर्जी, बिहेवियर एंड आउटवर्ड मार्क ऑफ रिस्पेक्ट शोन बाय एम्प्लॉयज़. डिसिप्लिन क्या है, ओबीडियंस है, ठीक है, एनर्जी है, बिहेवियर और रिस्पेक्ट आप क्या शो कर रहे हो, ठीक है, शोन बाय एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ आपके प्रति क्या शो करें. इन अदर वर्ड्स डिसिप्लिन मीन्स ओबीडियंस एंड आउटवर्ड मार्क ऑफ रिस्पेक्ट. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं डिसिप्लिन क्या है, ओबीडियंस है और आउटवर्ड मार्क ऑफ रिस्पेक्ट. इट कैन बी फोर्स्ड और वॉलंटरी, ये हम फोर्सफुली भी करवा सकते हैं या वो अपनी इच्छा से भी डिसिप्लिन मेंटेन करके रख सकते हैं. बट इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट डिसिप्लिन हैज़ टू बी एनफोर्स टू सम एक्सटेंट. बट ये ऑब्जर्व किया गया कि जो डिसिप्लिन है वे कुछ लिमिट तक ही हम फोर्स करवा सकते हैं. डिसिप्लिन इज़ नॉट ओनली एक्सपेक्टेड फ्रॉम द वर्कर्स बट इट इज़ इक्वली डिजायरेबल फ्रॉम द सुपीरियर. कि डिसिप्लिन हम सिर्फ वर्कर से ही एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि सिर्फ वर्कर्स ही डिसिप्लिन को मेंटेन करें, बट सुपीरियर को भी डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड. This principle implies that subordinates should receive orders from one superior and they should be accountable to him only. तो इसका मतलब क्या है कि subordinates सिर्फ एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लेंगे और उसके प्रति ही वो रिस्पॉन्सिबल होंगे. इन केस देयर आर टू और मोर सुपीरियर्स अथॉरिटीज अंडरमाइंड एंड डिसिप्लिन इज एंडेंजर्ड एंड स्टेबिलिटी इज थ्रेटेंड. तो उन्होंने क्या कहा कि अगर दो या उससे ज़्यादा सुपीरियर्स हो जाते हैं तो क्या अथॉरिटी आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, डिसिप्लिन भी खतरे में हो जाएगा और जो स्टेबिलिटी है वो भी खतरे में हो जाएगी. नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. दिस मीन्स दैट एफर्ट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव. इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबके काम क्या है, उन्होंने क्या काम करना है कि उनके जो भी एफर्ट्स हैं सारे के सारे यत्न किस चीज़ के लिए होने चाहिए, जो भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है उसके लिए, मतलब सबका एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और उसके प्रति सबने काम करना. नेक्स्ट है subordination ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द एंटरप्राइज इज सुपीरियर टू द इंडिविजुअल और ग्रुप इंटरेस्ट. इसका मतलब कि जो आपका अपना इंटरेस्ट है उसको आपने नहीं देखना, आपने बिजनेस के इंटरेस्ट को देखना है. मतलब आपने पहले बिजनेस के इंटरेस्ट को ऊपर रखना है, फिर अपना इंटरेस्ट देखना है. द फैक्टर्स लाइक पर्सनल एम्बिशन, लेजीनेस, वीकनेस एक्सेट्रा अंडरमाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल इंटरेस्ट. ये जो फैक्टर्स हैं कि आपका खुद का एम्बिशन होना चाहिए या आप लेजी हो, वीकनेस है, ये क्या है जो जनरल इंटरेस्ट की इंपॉर्टेंस को कम कर देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है
सेवन्थ प्रिंसिपल रेम्यूनेशन। रेम्यूनेशन मतलब जो वेजेस है, जो वर्कर को उसके काम के प्रति हम वेजेस पे करते हैं, वो है रेम्यूनेशन। इन द ओपिनियन ऑफ फ्यूल, फ्यूल के विचारों से क्या है, द रेम्यूनेशन पेबल टू वर्कर शुड बी फेयर। जो वेजेस हैं वर्कर को हम पे करेंगे वो क्या फेयर होने चाहिए, मतलब उसने जितना काम किया उसके प्रति उसको वेजेस पे करने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए और एंड जस्ट। इट शुड गिव सेटिस्फेक्शन टू एम्प्लॉयज एज वेल एज एम्प्लॉयर्स। तो इसे क्या कि एम्प्लॉयज़ को भी सेटिस्फेक्शन मिले और एम्प्लॉयर को, मतलब एम्प्लॉयज़ भी उस वेजेस से खुश हो जाएं और एम्प्लॉयर भी। इट शुड मोटिवेट हायर प्रोडक्टिविटी, और इससे क्या होगा कि वो मोटिवेट होंगे और वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। वाइल फिक्सिंग द रेम्यूनेशन, ऑल द फैक्टर्स सच एज कॉस्ट ऑफ लिविंग, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ पर्सनल, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज एंड इकोनॉमिक कंडीशंस इन जनरल शुड बी कंसिडर। जब हम रेम्यूनेशन को फिक्स करें, मतलब एम्प्लॉयज़ को कितने वेजेस पे करने हैं वो हम फिक्स करें हैं, तो सारे के सारे फैक्टर्स जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग, डिमांड, सप्लाई ऑफ पर्सनल, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ये सब भी हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन इम्प्लाइज कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो पावर है वो कुछ ही हाथों में है। In the words of Fuel, everything which goes to increase the importance of subordinates' role is decentralization। तो उन्होंने क्या कहा है, हर एक वो चीज़ जो क्या कर रही है, सबॉर्डिनेट के रोल की इंपॉर्टेंस को बढ़ा रही है। एवरीथिंग विच गोज टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ सबॉर्डिनेट्स रोल इज डिसेंट्रलाइजेशन। कि सबॉर्डिनेट के रोल की इंपॉर्टेंस को जो चीज़ बढ़ा रही है वो क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। एंड एवरीथिंग विच गोज टू रेड्यूस इट इज़ सेंट्रलाइजेशन। और हर एक वो चीज़ जो सबॉर्डिनेट के रोल को कम कर रही है वो क्या हो जाएगी, सेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट है स्केलर चेन। तो फ्यूल डिफाइंस स्केलर चेन एज अ चेन ऑफ सुपीरियर्स ऑफ लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू द लोएस्ट रैंक। तो ये जो स्केलर चेन है ये लाइन ऑफ अथॉरिटी है, मतलब अथॉरिटी की लाइन है, ये कैसे है, टॉप मैनेजमेंट से लोअर रैंक तक जाती है। मतलब सबसे ऊपर होंगे सुपीरियर, फिर उसके नीचे आएंगे सबॉर्डिनेट्स। दिस चेन इज़ अ लाइन ऑफ अथॉरिटी विच शोज सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। ये चेन क्या है, एक लाइन ऑफ अथॉरिटी है जो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के रिलेशनशिप को शो करती है। इट डिफाइंस द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपीरियर्स। ये सुपीरियर की क्या अथॉरिटी है और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबॉर्डिनेट के प्रति, वो शो करती है। ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, ऑर्डर मीन्स द अरेंजिंग ऑफ थिंग्स एंड प्लेसिंग ऑफ पीपल। ऑर्डर का मतलब क्या है कि चीज़ों को अरेंज करके रखना है और लोगों को उनकी जगह पे लगाना है। इट मीन्स सेटिंग ऑफ मैन एंड मटीरियल एट प्रॉपर प्लेस। इसका मतलब क्या है कि जो इंसान है उसको सही जगह पे लगाना है और जो मटेरियल है उसको सही जगह पे लगाना है। ठीक है। देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल। दो एस्पेक्ट्स हैं इस प्रिंसिपल के, मटेरियल ऑर्डर एंड सोशल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर इम्प्लाइज अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। कि एक जगह हर एक चीज़ के लिए और हर एक चीज़ के लिए कोई जगह। द पर्पज़ ऑफ मटेरियल ऑर्डर इज़ टू अवॉइड लॉस ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल ऑर्डर है उसका पर्पज़ क्या होता है कि हमारे यहाँ जो मटेरियल है उसका कोई लॉस ना हो। एंड सोशल ऑर्डर मीन्स अ प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीवन इन हिज प्लेस। और सोशल ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, एक जगह जो सबके लिए है, यहाँ हर कोई उस जगह के लिए। इन अदर वर्ड्स इट मीन्स राइट मैन इन राइट प्लेस। तो इसका मतलब क्या होगा कि सही इंसान को अपने सही जगह पे लगाना है। नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी रेफर्स टू एज अ सिमिलर ट्रीटमेंट टू ऑल द पीपल वर्किंग इन द सिमिलर पोजीशन। इक्विटी का मतलब क्या है कि आपने सारे लोगों को सेम ट्रीटमेंट देनी है जो उस सेम पोजीशन पे काम कर रहे हैं। मतलब एक पोजीशन पे जितने भी पर्सन काम कर रहे हैं सबको आपने एक जैसा ही ट्रीट करना है। इन द वर्ड्स ऑफ फ्यूल, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ जस्टिस एंड काइंडलीनेस। तो ये किसका कॉम्बिनेशन हो गया कि आपने न्याय करना और दयालुता दिखानी है। द सुपीरियर शुड ट्रीट देयर सबॉर्डिनेट्स इक्वली। तो सुपीरियर्स को अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको इक्वली ट्रीट करना है। द वर्कर्स डूइंग द सेम जॉब शुड बी पेड द सेम रेम्यूनरेशन। और जो वर्कर्स एक पोजीशन पे लगे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, उनको आपने सेम ही वेजेस पे करने हैं। Stability of tenure. Fuel was of the opinion that employees should not be changed from their positions frequently. Fuel का ओपिनियन था कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनके पोजीशन से बार बार नहीं चेंज करना चाहिए। The personnel should be given sufficient time in a particular job in order to show their competence and skill. जो पर्सन है उसको पूरा प्रॉपर आपने टाइम देना है कि उस जॉब में, ताकि वो अपनी कॉम्पिटेंसी और स्किल को वो शो कर सकें। Unnecessary turnover of the employees is not in the interest of organization. हाई टर्नओवर इज़ बोथ द कोज एंड इफेक्ट ऑफ बैड मैनेजमेंट। तो अननेसेसरी टर्नओवर जो एम्प्लॉयज़ की है वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में नहीं आती है। तो हाई टर्नओवर किसका कोज और इफेक्ट है, बैड मैनेजमेंट का।
हाई टर्नओवर के कारण ही जो बैड मैनेजमेंट है वो होती है। नेक्स्ट, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन्स टू डू समथिंग विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ करना बट आपको वो चीज़ करने को नहीं कही गई है। द वर्कर शुड बी एनकरेज टू थिंक एंड एग्जीक्यूट प्लान इन एन एफिशिएंट वे। वर्कर्स को आपने एनकरेज करना है कि वो कुछ सोचें और प्लान बनाएं, प्लान को एग्जीक्यूट करें सही तरीके से, मतलब प्लान को अप्लाई करें सही तरीके से। इट इंक्रीजेज द ज़ील एंड एनर्जी ऑफ द पीपल। तो इससे क्या होगा, लोगों की एनर्जी बढ़ेगी। द सुपीरियर, वो उत्सुक होंगे, एक्साइटेड होंगे। द सुपीरियर शुड सेक्रीफाइस देयर वैनिटी एंड एनकरेज द वर्कर्स फॉर गिविंग न्यू सजेशंस और मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स इन द ओरिजिनल प्लान्स। जो सुपीरियर हैं वो सेक्रीफाइस करेंगे और एनकरेज करेंगे वर्कर्स को कि वो अपने सजेशंस दें, ताकि जो हमारा ओरिजिनल प्लान है उसमें हम कुछ इम्प्रूवमेंट ला सके, कुछ सुधार ला सके। एंड लास्ट है हमारे पास 14 प्रिंसिपल, स्पिरिट द कोर्प्स। इट इज़ अ फ्रेंच टर्म विच सिग्निफाइज टीम स्पिरिट इन अ ग्रुप ऑफ वर्क। ये फ्रेंच टर्म है, इसका मतलब क्या है कि ग्रुप ऑफ पीपल में क्या टीम स्पिरिट होनी चाहिए, मतलब मिल के सबने एक टीम बना के काम करना है। इट रेफर्स टू एज अ यूनियन इज स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या है कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। The superiors should take steps to inculcate cohesion, mutual understanding and sense of belongingness among the workers. जो superior है उसको ऐसे कदम उठाने चाहिए कि जो employees हैं उनमें आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो मिलजुल के काम करें, instead of following the एज ओल्ड पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, ना कि उनको वो डिवाइड और रूल की पॉलिसी अपनानी चाहिए। इट विल बी यूजफुल इन क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। और ये किस चीज़ के लिए हेल्पफुल है कि जो एनवायरनमेंट बिजनेस में कैसा होगा कि वो लोग आपस में एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकेंगे और उनमें अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, इसके साथ ही आपके 14 प्रिंसिपल्स थे मैनेजमेंट के। इस चैप्टर में आपने बस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में यही 14 प्रिंसिपल्स लर्न करने हैं, इनको आप अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, थैंक यू।